हेलो, कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? किसी बात की टेंशन मत लेना, यहाँ सब ठीक है। फ़ोन पर अरुण की आवाज़ सुनते ही निभा का चेहरा खिल उठा। अगर सुबह-शाम दोनों वक़्त अरुण का फ़ोन न आए तो उसे बेचैनी होने लगती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? वहाँ तो इस समय दोपहर होगी, तुमने लंच ले लिया? अच्छा, इंडिया आने का कब प्लान है? करीब 9 महीने हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए। देखो, अब मुझे तुम्हारे बिना रहना अच्छा नहीं लगता है। मुझे यह लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज पसंद नहीं है। एक ही सांस में निभा सब कुछ कह गई। बेशक उन दोनों की रोज बातें होती है, फिर भी निभा के पास कहने को इतना कुछ होता है कि फ़ोन आने के बाद वह जैसे चुप ही नहीं होना चाहती है। वह भी क्या करे, उनकी शादी हुए अभी 2 साल ही तो हुए हैं और शादी के 3 महीने बाद ही विदेश की एक कंपनी में अरुण की नौकरी लग गई थी। वह पहले वहाँ सेटल होकर ही निभा को बुलाना चाहता था, पर अभी भी वह इतना सक्षम नहीं हुआ था कि अपना फ्लैट खरीद सके। ऊपर से वहाँ के लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करना भी आसान नहीं था। कुछ पैसा उसे इंडिया भी भेजना पड़ता था, इसलिए वह ना चाहते हुए भी निभा से दूर रहने को मजबूर था। बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर यह दूरी नहीं सहनी पड़ेगी। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मैंने काफ़ी तरक्की कर ली है और थोड़ा बहुत पैसा भी जमा कर लिया है। मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ बुला लूँगा। अरुण से फ़ोन पर बात कर कुछ पल तो निभा को तसल्ली हो जाती कि अब वह जल्दी अरुण के साथ होगी, पर फिर मायूस हो जाती। इंतज़ार करते-करते ही तो इतना समय बीत गया था। बस यही सोचकर खुश रहती कि चलो अरुण उससे रोज़ फ़ोन पर बात तो करता है। बातें भी बहुत लंबी-लंबी होती थी, वरना एक अनजान भय उसे घेरे रहता था कि कहीं वह वहाँ एक अलग गृहस्थी न बसा ले। इसलिए वह उसके साथ रहने को बेचैन थी। वैसे भी जब लोग उससे पूछते कि अरुण उसे साथ क्यों नहीं ले गया, तो वह उदास हो जाती। दूर रहने के लिए तो शादी नहीं की जाती। उसकी फ्रेंड्स अक्सर उसे लॉन्ग डिस्टेंस कपल कहकर छेड़ती तो उसकी आंखें नम हो जाती। निभा, तुम्हारे लिए खुशी की बात है, मेरे पास अब इतने पैसे हो गए हैं कि मैं तुम्हें यहाँ बुला सकूँ। तुम आने की तैयारी करना शुरू कर दो, जल्दी ही मैं ऑनलाइन टिकट बुक करा दूँगा, फिर हम घूमने चलेंगे। बोलो कहाँ जाना चाहती हो? यह सुनते ही निभा रो पड़ी। जहाँ तुम ले जाना चाहोगे, चल दूँगी। मुझे तो सिर्फ़ तुम्हारा साथ चाहिए। तो फिर हम स्विट्ज़रलैंड चलेंगे, बहुत ही खूबसूरत देश है। अरुण से बात करने के बाद निभा का मन कई सपने संजोने लगा। अब जाकर उसका सही मायने में वैवाहिक जीवन शुरू होगा। वह खरीदारी और पैकिंग करने में जुट गई। रात को भी अरुण से बात हुई तो उसने फिर बात दोहराई। अरुण के फ़ोन आने का एक निश्चित समय था, इसलिए निभा फ़ोन के पास आकर बैठ जाती थी। लैंडलाइन पर ही वह फ़ोन करता था। उस दिन भी सुबह से निभा अरुण के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन समय बीतता गया और फ़ोन नहीं आया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि फ़ोन न आए। सोचा कि बिज़ी होगा, शायद बाद में फ़ोन करे, पर उस दिन क्या? उस दिन के बाद तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीते और धीरे-धीरे सप्ताह बीत गए, पर अरुण की न तो कोई खबर आई और न ही फ़ोन। पहले तो उसे लगा कि शायद अरुण का सरप्राइज़ देने का यह कोई तरीका हो, पर वक़्त गुज़रने के साथ उसके मन में बुरे-बुरे ख़्याल आने लगे कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। उसके मोबाइल पर फ़ोन किया तो स्विच ऑफ मिला। कंपनी के नंबर पर किया तो किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया। विदेश में अरुण एक फ्रॉड के केस में फँस गया था। 10 दिनों से वह जेल में बंद था। उसे लगा कि अगर निभा को यह बात पता चलेगी तो न जाने वह कैसे रिएक्ट करे। कहीं वह उसे गलत ना समझे और यह सच मान ले कि उसने फ्रॉड किया है। कंपनी ने भी उसे आश्वासन दिया था कि वह उसे जेल से बाहर निकाल कर केस क्लोज करा देगी, इसलिए अरुण ने सोचा कि बेकार निभा को क्यों बताए। जब केस क्लोज हो जाएगा तो वह इस बात को यहीं दफन कर देगा। इससे निभा के मन में किसी तरह की शंका पैदा नहीं होगी कि उसका पति बेईमान है। असल में अरुण जिस कंपनी में था, उसके एक क्लाइंट ने उस पर $50,000 की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। क्लाइंट का कहना था कि उसने अच्छा रिटर्न देने का लालच देकर उसका विश्वास जीता और बाद में उसके अकाउंट में गड़बड़ी कर यह फ्रॉड किया। असल में यह अकाउंट में हुई गलती थी, लेकिन पुलिस ने अरुण को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए फ्रॉड करने के लिए कंपनी के हिसाब किताब में गड़बड़ी और कंपनी के डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में जेल में डाल दिया था और फाइन भी लगाया था। उसे अपनी बात कहने या प्रमाण पेश करने तक का अवसर नहीं दिया गया। वहाँ पर एक इंडियन पुलिस ऑफिसर ही उसका केस हैंडल कर रहा था।
और वह इस बात से नाराज था कि भारतीय हर जगह बेईमानी करते हैं। आप यकीन मानिए सर, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अरुण की बात सुन पुलिस अफसर अनुराग बोला, यहाँ का कानून बहुत सख्त है। पकड़े गए हो तो अपने को बेगुनाह साबित करने में बरसों भी लग सकते हैं और यह भी हो सकता है कि 2-3 दिन में छूट जाओ। अनुराग साहब, अरुण बेगुनाह है, यह बात तो उसकी कंपनी भी कह रही है। केवल क्लाइंट का आरोप है कि उन्होंने $50,000 का फ्रॉड किया है। कंपनी तो सारी डिटेल चेक कर क्लाइंट को एक निश्चित समय पर पैसा भी देने को तैयार है। हालांकि उसके लिए अरुण को भी पैसे भरने पड़ेंगे। बस 1-2 दिन में मैं इन्हें यहाँ से निकाल लूँगा। अरुण के वकील ने कहा, अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देशवासी बदनाम न हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ को हम क्या उत्तर दें? वह बार-बार हमें फ़ोन कर रही है। उसने तो पुलिस को इन्फॉर्म करने को भी कहा है। अपनी टूटी-फूटी हिंदी में कंपनी के मालिक ने पूछा। सर, आप प्लीज़ उसे कुछ न बताएं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ मुझे बेईमान समझे। वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। हो सकता है वह मेरे जेल में होने की बात सुनकर डाइवोर्स ही ले ले। नो नो सर, डोंट टेल हर एनीथिंग एंड ट्राई टू अवॉइड हर फ़ोन कॉल्स। मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता हूँ, पर वह तो यहाँ आने की बात कर रही थी। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? मालिक की बात सुनकर अरुण के चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठी। वह जानता था कि अपने को निर्दोष साबित करने के लिए पहले उसे डिलीट हुए डेटा को कैसे भी दोबारा जनरेट करना होगा, और वह करना इतना आसान नहीं था। $50,000 उसके पास नहीं थे जो वह चुका पाता। कंपनी भी इसी शर्त पर चुकाने वाली थी कि हर महीने उसकी सैलरी से अमाउंट काटा जाएगा। वह जानता था कि वह इस समय चारों ओर से घिर चुका है। कंपनी वाले बेशक उसके साथ थे और वकील भी पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसे निभा की बहुत फिक्र हो रही थी। इतने दिनों से उसने कोई फ़ोन नहीं किया था, इसलिए वह तो अवश्य घबरा रही होगी। हालांकि अरुण की कलीग का कहना था कि उसे निभा को सब कुछ बता देना चाहिए। इससे उसे कम से कम अरुण के ठीक-ठाक होने की खबर तो मिल जाएगी। हो सकता है वही कोई रास्ता निकाल ले, मगर अरुण इसी बात को लेकर भयभीत था कि कहीं निभा उसे गलत ना समझ बैठे। जितना आदर, सम्मान और प्यार वह उसे करती है, वह कहीं ख़त्म न हो जाए। वह भी निभा से इतना प्यार करता है कि किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता। इंडिया में बैठी निभा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, अरुण की खोज खबर कैसे ले। इस बारे में उसने अपने मौसा से बात की। उन्होंने सलाह दी कि निभा को अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका पहुंचकर निभा ने जब कंपनी में कांटेक्ट किया तो सच का पता चला। बहुत बार चक्कर लगाने और कंपनी के मालिक से मिलने पर ही वह इस सच को जान पाई। सच्चाई जानने के बाद उसके पांव तले की जैसे जमीन खिसक गई। अरुण को बेईमान मानने को उसका दिल तैयार नहीं था, पर पल भर को तो उसे भी लगा कि जैसे अरुण ने उसे धोखा दिया है। अपने मौसा को उसने सारी जानकारी दी और कहा कि वही इंडियन हाई कमीशन को इस मामले में डालकर अभय को छुड़ाए। निभा को अपने सामने खड़ा देख अरुण सकपका गया। तुम यहाँ कैसे, कब आई? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बताया। मेरा यकीन मानो निभा, मैं बेईमान नहीं हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं यहाँ कितना अकेला पड़ गया था। घबराहट में अरुण से ठीक से बोला तक नहीं जा रहा था। मुझे तुम पर यकीन है अरुण, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले 2 दिनों में अरुण जेल से बाहर आ गया। निभा, आई एम रियली सॉरी, पर मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ। सब भूल जाओ अरुण, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। इंडिया चलो, वहीं कोई नौकरी ढूंढ लेना। हम कम में गुजारा कर लेंगे, पर रहेंगे साथ। कंपनी के पैसे कंपनी से हिसाब लेने पर चुका देंगे, कम पड़ेंगे तो कहीं और से प्रबंध कर लेंगे। लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। दूसरे देश में पैसा कमाने से तो अच्छा है कि अपने देश में 2 सूखी रोटियां खाकर रहना। कम से कम वहाँ अपने तो होते हैं। इस पराये देश में तुम कितने अकेले पड़ गए थे। जितना जल्दी हो यहाँ से चलने की तैयारी करो। निभा के हाथ को मजबूती से थामते हुए अरुण ने जैसे अपनी सहमति दे दी। वह खुद भी इस लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते से निकल निभा के साथ रहना चाहता था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब